हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा हम स्टार्ट कर चुके हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के अंदर बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी कुछ सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा। और सेल क्यों एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्यों इसको हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, इस चैप्टर में हमें डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रो मीन्स प्रिमिटिव and carrion means the nucleus. Pro means the primitive and carrion means the nucleus. तो it is the cell having a primitive type of nucleus. क्या बोलेंगे इसको? A cell having primitive type of न्यूक्लियस। ठीक है, हम इतनी बेसिक सी चीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा का पूरा किंगडम हम एक पढ़ चुके हैं जिसमें प्रोकैरियोट ही प्रोकैरियोट्स थे। कौन सा था वो किंगडम? किंगडम मोनेरा। तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को हमने किसके अंदर प्लेस किया है? ऑल दी प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन दी किंगडम मोनेरा। तो एक तरह से अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग अबाउट दी मोनेरन्स। वैसे ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल हम ऑलरेडी बैक्टीरिया में, जब मैंने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर करवाया था, एक तरह से हम बस वही दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो मोनेरन्स मतलब कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, हम कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, we are talking about blue green alga, we are talking about PPLOs। PPLOs पता है ना, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो मैं इसको लिख देती हूँ प्लूरो, इट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और एग्जाम्पल क्या है इसका? माइकोप्लाज्मास। क्या पढ़ते हैं पीपीएलओज में? हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे माइकोप्लाज्मास। क्या स्पेशलिटी है माइकोप्लाज्मास की? याद है मैंने बैक्टीरिया में जब माइकोप्लाज्मा पढ़ाए थे तो आपको बताया था माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। दे कैन शेप चेंज देयर शेप, क्योंकि सेल वॉल है नहीं। सेल वॉल ही तो एक शेप और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टू दी स्ट्रक्चर, तो वो यहाँ पे एब्सेंट है। दूसरा क्या है? ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी बायोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नहीं भूलेंगे। तो हम किसकी, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सियास, पहले बहुत कुछ इसके अंदर होता था। ठीक है, अब वो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज। ठीक है, अभी बेटा अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको क्या दी हुई है? वेरिएशन इन दी सेल साइज। अब सेल साइज का वेरिएशन तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? वेरिएशन इन सेल साइज। तो सेल साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था? कल हमने पढ़ा था सबसे छोटा साइज किसका है? माइकोप्लाज्मास का। और उससे लेके कितना भी बड़ा इनका जो है साइज हो सकता है। तो वेरिएशन मतलब सेल साइज अलग अलग हो सकते हैं बैक्टीरियाज के। जैसे एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर्स। कल हमने लिखवाया था ना, और टिपिकल बैक्टीरियल सेल की अगर मैं बात करूँ, क्या साइज होता है? साइज ऑफ typical bacterial cell, it is 3 to 5 micrometers। और सिंपली if I talk about a mycoplasma, तो माइकोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? इट इज 0.3 माइक्रोमीटर। और हमने कुछ डायग्राम्स भी देखे थे जहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज चेंज थी, तो हमें वो भी याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में साइज में तो वेरिएशन, आपको वेरिएबिलिटी बहुत सारी देखने को मिल रही है बेटा। शेप्स में भी बहुत सारी वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। तो वेरिएबिलिटी इन शेप, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसको वेरिएबिलिटी इन शेप ऑफ द प्रोकैरियोटिक
सेल्स। वैसे ये हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ क्या है टाइटल अलग हो जाते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। बैक्टीरिया में कितने टाइप के बैक्टीरियाज पढ़े थे, देखो अभी रिकॉल हो जाएंगे आपको। अगर तो गोल गोल हैं, बेरी लाइक हैं, इनको हमने क्या कहा था, कोकस बैक्टीरिया। अगर ऐसी 2 सेल जुड़ेंगी तो डिप्लोकोकस, ये सिंगल बनाया है तो मोनोकोकस, 3 जुड़ जाएंगी ट्रिप्लोकोकस। गॉट इट। ऐसे ही एक शेप थी बेटा हमारे पास इलोंगेटेड या रोड शेप, जिसको हमने नेम दिया था बैसिलस। तो ये कैसा है, कोकस कैसा है, इट इज ओवल या स्फेरिकल या बेरी शेप्ड। और ये कैसे हैं बैसिलस, दीज आर रोड शेप्ड। तो इसमें भी अगर सिंगल सेल है क्या होगा, मोनोबैसिलस या सिंपली बैसिलस। अगर 2 हैं डिप्लोबैसिलस, 3 है ट्रिप्लोबैसिलस, चेन में है स्ट्रैप्टोबैसिलस, इस तरह से। तो बैसिलस, बैसिलस का मतलब समझ गए ना, ऐसे ही मतलब मोनो डिप्लो आप लगाते चले जाएंगे, उतना आपको पता चलता रहेगा कितने सेल्स अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट एक और टाइप है हमारे पास, दैट इज कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड, और जो कोमा शेप्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है बेटा, कोमा शेप्ड। और एक और शेप हमने बताई थी क्या, दैट वाज स्पाइरुलम। इस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरुलम बैक्टीरिया, जो कैसा होता है लाइक मतलब स्पाइरली कोइल्ड होता है ये। इसके अलावा आप क्या था, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला भी हो सकते हैं। तो अगर फ्लैजेलेशन पैटर्न है तो उसके हिसाब से हमने पढ़े थे लोफोट्राइकस, है ना, सिफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, याद होंगे आपको। नहीं याद है तो प्लीज़ रेफर कीजिए उन्हीं लेक्चर्स को दोबारा। और अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो उन बैक्टीरियल सेल को हम क्या बोलते हैं, एट्राइकस बैक्टीरियल सेल। अब ये चीज़ें मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट ड्यूरिंग दी किंगडम मोनेरा। ठीक है। अब बेटा यहाँ से आगे चलेंगे हम लोग, कॉम्पोनेंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, बेटा उसको समझने से पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करूँ तो सबसे बाहर बेटा हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, चलो इन दी सेंटर बना लेते हैं। तो हमारे पास सबसे बाहर होती है बेटा एक लेयर विच इज़ नोन एज दी ग्लाइकोकैलिक्स। ओ सबसे बाहर एक लेयर है, उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होगी। और इसको हम क्या करें, अब इसको हम कर लेते हैं अब एक लेयर ये बाहर, सबसे बाहर प्रेजेंट है, एक लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है, और एक लेयर जो है बेटा सबसे अंदर प्रेजेंट होगी। अब ये लेयर है सबसे अंदर। ठीक है, चलिए। तो ये बेटा हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे तो सबसे बाहर वाली बेटा जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर, नंबर 1 लेयर इज नोन एज दी ग्लाइकोकैलिक्स। एक मिनट, जस्ट वेट। इस लेयर को बेटा हम सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे, दिस लेयर इज नोन एज दी ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर आपको एक वाइट कलर की एक और लेयर दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज दी, एज यू ऑल नो, इट इज दी सेल वॉल। किस चीज की बनी होती है मोनेरा में, रिकॉल करो, इट इज मेड अप ऑफ दी पेप्टाइडोग्लाइकन। और सबसे अंदर की ये जो वॉल प्रेजेंट है बेटा, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गॉट इट। अब ये तीनों की तीनों लेयर मिला के इनको कलेक्टिवली हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी सेल
एनवलप। क्या बोलते हैं? ये है सेल का एनवलप, जिसने सेल को अच्छे से ढक रखा है। तो सेल एनवलप कितनी लेयर्स का बना हुआ है? 3 लेयर का। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर है सेल वॉल, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास हो गया उसका नेम क्या है? सबसे फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हो गया बेटा पढ़ने के लिए सेल एनवेलप। अब इस सेल एनवेलप में जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेटेड होती है। और इस इन्वेजिनेटेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस पोर्शन इज नोन एज द मीजोजोम। अभी ये क्या है, क्यों है, ये सभी हम 1 बाय 1 डिटेल टेक्स्ट में लेंगे, तो अभी इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं। बस अभी मैंने बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जस्ट इन ग्रोथ है, जिसको हम बोलेंगे मीजोजोम। क्या फंक्शन है, क्यों हुआ, दैट वी विल टेक अप लेटर। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या पढ़ा होगा? हर एक सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? देयर इज प्रेजेंट जेनेटिक मटीरियल। लेकिन जेनेटिक मटीरियल यहाँ पे क्योंकि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल? नेकेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। और उस जेनेटिक मटेरियल को हम, या उस एक तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो उस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। कहाँ पे पड़ा होता है न्यूक्लियोइड? यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ये लो, लूप्स की फॉर्म में। पढ़ाया था ना आपको, लूप्स की फॉर्म में। और ये मीजोजोम के साथ, मीजोजोम इसके साथ अटैच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके बेस पे उसको लेटरल या सेप्टल बोलते हैं। उतनी डिटेल मुझे नहीं लगता आपको रिक्वायर्ड है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है? दिस इज द नेकेड जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा भी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म कंटेनिंग द ऑर्गेनल। तो यहाँ पे ये सारा का सारा सेंटर में क्या पड़ा हुआ है? एक जेली लाइक मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल में क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड तो है, न्यूक्लियोइड के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे पड़ी होती है, स्मॉल सर्कुलर। चलो मैं इसको सर्कुलर ही बना देती हूँ यहाँ पे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। छोटे छोटे स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़े होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। चलो वो भी बना लिए। और क्या पड़ा हुआ है? ये बेस पूरा का पूरा जेली लाइक मटेरियल क्या पड़ा हुआ है? दिस इज दी cytoplasm containing क्या ऑर्गेनल्स पड़े होंगे? क्या यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगी? नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे दोबारा आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होंगी यहाँ पे? एब्सेंट होती हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कल आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, देखो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज की पहले बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए हमारे पास, प्लास्टिड्स हो गए, प्रोटोप्लास्ट याद आ रहा था मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हो गए हमारे पास, न्यूक्लियस हो गया। ये सारी की सारी तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद सिंगल कौन सी थी? कल लिखी थी हमने, गोल्जी बॉडीज थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लाइजोसोम्स थे, माइक्रोबॉडीज थी, वैक्यूल्स हैं। इस तरह की सारी चीज़ें क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। तो मतलब किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है साइटोप्लाज्म में, वो एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है। तो साइटोप्लाज्म में है क्या? ओनली एक ऑर्गेनल प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनल हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। वो क्या है? एक प्रिमिटिव टाइप का राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम? कल बताए थे 70S राइबोसोम। उसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज है ना, इंक्लूजन बॉडीज। बस, तो ये हमारे पास कंपोनेंट ऑफ दी प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। अब इसमें क्या क्या हमने ड्रॉ कर लिया? हमने सेल एनवेलप ड्रॉ कर लिया, हमने न्यूक्लियोइड ड्रॉ कर लिया, साइटोप्लाज्म हमारे पास है, हमने अभी राइबोसोम्स नहीं बनाए हैं। राइबोसोम्स कहाँ पे हैं? ढूंढे राइबोसोम्स कहाँ हैं? राइबोसोम कहाँ पे मिलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड मिलते हैं, इसलिए इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? ग्रेन्यूलर साइटोप्लाज्म। तो कहीं कहीं पे हमें राइबोसोम्स मिल जाएंगे। और यूजुअली राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं? मेम्ब्रेन के आसपास तो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? दीज आर दी राइबोसोम्स।
उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, हेयर एंड देयर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। कौन सा आरएनए, एमआरएनए प्रेजेंट होता है, और इस एमआरएनए के ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम अपने आप को अटैच कर लेते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलीजोम, या इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी पोली राइबो, these are also known as the polyribosomes। और छोटी मोटी इंक्लूजन बॉडीज हैं वो ना के बराबर है, तो उनको हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, उसको अभी मैं मेम्ब्रेन बाउंड इसमें सेल एनवेलप के अंदर ही आपको पढ़ा दूंगी। तो समझ में आया एक सिंपल सी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके पास एक सेल एनवेलप होता है, सेल एनवेलप के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, सिर्फ क्या ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगी, जो मेम्ब्रेन लेस है, उसका नेम है राइबोसोम। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ प्लाज्मिड्स कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो वो उसको कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ मोटिलिटी के लिए भी तो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, लाइक फ्लैजेला। तो फ्लैजेला कहाँ से निकलता है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सेल वॉल। ये लो, सेल वॉल से क्या अराइज हो रहा है, फ्लैजेला। तो दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज दी फ्लैजेला। वाइट से ही निकाले हैं ना हमने, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नेम कर लेंगे, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज दी फ्लैजेला। किस लिए प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, फॉर दी मोटिलिटी। उसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं आउटसाइड, जिनको हम बोलते हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे वो, जिनको हम बोलते हैं पिलाए। और पिलाए का नंबर सिर्फ 1 to 4 हो सकता है। तो ये जो वाइट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इन वाइट वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर, सिंगुलर है तो पाइलस, प्लूरल है तो पिलाए। उसके अलावा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री, ऑल ओवर दी सेल। तो these are फिम्ब्रिए। तो अभी ये चीज़ें ना आपकी सारी की सारी अभी जुड़ने वाली हैं एक के बाद एक, क्योंकि हम इनको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो है बेटा कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, हमने उसको ड्रॉ भी कर लिया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमने कंपोनेंट साइड में लिख भी लिए, इससे बाहर कोई भी चीज़ नहीं है या कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है, सब कुछ हम लोग कवर अप करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद दी न्यूक्लियोइड। चलो पहले मेरी सीरीज में पहले न्यूक्लियोइड आ गया। न्यूक्लियोइड क्या है, इट इज़ दी, क्या लिखा हुआ है मैंने, न्यूक्लियोइड के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन दी साइटोप्लाज्म। ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, डीएनए का बना होगा, आरएनए का, भाई डीएनए का बना होगा। कैसा डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डीएस का मतलब तो आप समझते हो ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसा होगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा। और क्या स्पेशलिटी है इसमें, किसी भी तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगी। जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो जेनेटिक मटेरियल होगा नेकेड, उसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए का मतलब क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट। डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे ना हम लोग, जब डीएनए पैकेजिंग 12th के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे डीएनए का जो लेंथ होता है ना एक सेल के अंदर, दैट इज 2.2 मीटर। पता कितना, जितना एक दुपट्टा होता है ना सूट का, सूट्स पहनती है ना फीमेल्स, हम लोग सूट्स पहनते हैं, उसके साथ दुपट्टा, चुनरी जिसको हम बोलते हैं, उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2.25 से 2.5 मीटर की होती है। तो 2.25 मीटर के आसपास, 2.2 मीटर के आसपास हमारे डीएनए की लेंथ होती है। तो इतना बड़ा डीएनए, और सेल कितनी छोटी है जो दिखी नहीं रही नेकेड आई से। और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, कहाँ पड़ा है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अरे वो तो सेल से भी छोटा है।
10⁻⁻6 मीटर के आसपास, -6 मीटर बोल रही हूँ, रेडियस होता है न्यूक्लियस का। तो इतने छोटे से स्पेस के अंदर 2.2 मीटर इतने लंबे डीएनए को हम कैसे अकोमोडेट कराते हैं, कैसे बैठा होता है वो उस न्यूक्लियस के अंदर। तो उस डीएनए कैसे बैठता है वहाँ पे, उस डीएनए की हम टाइटली पैकेजिंग कर देते हैं, उसको पकड़ा ऐसे गुचमुच उसको बिल्कुल टाइटली पैक कॉइल करना शुरू कर दिया। और इस सुपर कॉइलिंग में, इस टाइटनिंग में, इस पैकिंग में कौन हेल्प करता है, डीएनए की हिस्टोन। तो वो हिस्टोन कहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इसीलिए डीएनए क्या रहता है, नेकेड रहता है। तो समझ में आ गया, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, नेकेड डीएनए है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि न्यूक्लियोइड, एक तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, दिस इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी जीनोमिक डीएनए। इस जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये स्ट्रक्चर जो बनाए हैं, प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या है, ये तो हमारे पास न्यूक्लियड, अच्छा इसको हमने लेबल ही नहीं किया, तो इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। कहाँ पे लेबल करें, इसको हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोइड, या इसी का दूसरा नेम क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी जीनोफोर। तो इस मेन न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द नॉन जीनोमिक डीएनए, भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। देखो क्रोमोसोमल, या जिसको हम क्या बोलते, क्रोमोसोमल या जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक डीएनए, वो तो मेन हो गया, न्यूक्लियोइड होगी। उसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में, जिसको हम बोलते हैं नॉन जीनोमिक या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसका नेम क्या होता है, इसको किस नेम से जानते हैं हम, इसका नेम होता है बेटा, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। क्या बोलते हैं, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। कैसा होता है ये, कैसा होता है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है, ये भी सर्कुलर होता है। और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी बताएं क्या होते हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, कैसा है, सर्कुलर इन नेचर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। जीनोमिक डीएनए के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो मैम ये क्यों प्रेजेंट है, ये क्यों प्रेजेंट है बेटा, ये जो प्लाज्मिड का डीएनए है ना, ये जब एक्सप्रेस करेगा, हर एक प्लाज्मिड के डीएनए के पास क्या होता है, इस प्लाज्मिड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, डीएनए, डीएनए के पास क्या होंगे, जीन्स होंगे, और जीन एक्सप्रेस करेंगे तो किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए, है ना कोई कैरेक्टर बनाएंगे। तो अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, और प्लाज्मिड में क्या है, डीएनए, डीएनए का मतलब जीन, जीन का मतलब कैरेक्टर, तो जब प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में इनको कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा। तो प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करता है, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द बैक्टीरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। पता कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम कहते हैं ना कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, तो क्यों है, क्योंकि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कहाँ है वो जीन प्रेजेंट है इन दी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का जो डीएनए है ना, उसके पास वो जीन प्रेजेंट है। तो लाइक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। उसके अलावा हम कहते हैं ना कुछ बैक्टीरियाज, कौन से बैक्टीरिया, आपको शायद नेम भी याद आ जाए, राइजोबियम, जिसको आप जानते हो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्यों कर पाते हैं नाइट्रोजन फिक्स, क्योंकि उनके पास क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है। कहाँ प्रेजेंट है, जीनोमिक डीएनए में तो नहीं है, इस वाला जो मेन डीएनए है उसमें तो नहीं है, तो कहाँ है, तो क्योंकि अगर इसमें होता तो सारे के सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेते, लेकिन बेटा सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते।
फोटोसिंथेटिक सॉरी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सारे के सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं। कौन से होते हैं? जिनके पास प्लाज्मिड होगा और उस प्लाज्मिड के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन या जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। या कई बार प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया के अंदर जब हमने मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन का मेन मोड तो क्या था उनके पास? बाइनरी फिशन था। सबसे सुपरहिट मोड यही होता है। ये माइटोसिस पढ़ी थी, बाइनरी फिशन है ना, वो सब मैंने आपको बता रही हूँ। और मैंने कहा था ना इसके अंदर क्या होती है? पैरासेक्सुअलिटी भी होती है। या उसमें हमने कॉन्जुगेशन पढ़ी थी। तो कॉन्जुगेशन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? कॉन्जुगेशन के लिए बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होने चाहिए? पिलाए। तो पिलाए सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होते, सिर्फ उन बैक्टीरिया के पास होंगे जिनमें प्लाज्मिड होगा। और कौन सा प्लाज्मिड? प्लाज्मिड कंटेनिंग द फर्टिलिटी फैक्टर, जीन फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। और ये फर्टिलिटी फैक्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पिलाए फॉर्मेशन के लिए। और पिलाए किस चीज में हेल्प करता है? कॉन्जुगेशन पे दोबारा जाओ, वही चैप्टर मोनेरा में रिप्रोडक्शन दोबारा पढ़ो जाके। पिलाए फॉर्मेशन किस लिए जरूरी था? एक बैक्टीरिया के पास पिलाए हैं, दूसरे के पास नहीं है। एक एफ पॉजिटिव है, एक एफ नेगेटिव है। एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव जब पास पास आएंगे तो पिलाए की वजह से दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक कॉन्जुगेशन ब्रिज है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिसकी वजह से जो इनके जो न्यूक्लियोइड्स हैं, जेनेटिक मटेरियल हैं, वो आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू दी अनदर बैक्टीरियल सेल। तो ये ट्रू टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या नेम दिया था? पैरासेक्सुअलिटी। सारा कुछ हो गया ना रिकॉल? अगर अभी भी नहीं हुआ है तो बेटा रेफर टू दी प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये इस तरह की जो स्पेशलिटीज़ हैं बैक्टीरिया के पास, कि पिलाए का बनना, हर बैक्टीरिया के पास पिलाए नहीं होती, क्योंकि हर बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है। और फर्टिलिटी फैक्टर कहाँ होगा? प्लाज्मिड के पास। तो अगर प्लाज्मिड है और उसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, तभी वो क्या बनाएगा? पिलाए। अगर प्लाज्मिड है और उसके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन है, तभी वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। अगर प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन है, तभी वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दिखाएगा, अदरवाइज नहीं। तो समझ में आए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, जो प्लाज्मिड है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए? तो बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट करते हैं। ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड्स को कभी भी नहीं भूलना। दिस वॉज ऑल अबाउट योर न्यूक्लियोइड और द जेनेटिक मटेरियल। लेट्स स्टार्ट विद द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। हम अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो कुछ भी हौच-पौच नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट की तरह हम लोग चल रहे हैं। अभी जो सेल एनवेलप है, अगर आप इस इमेज पे दोबारा जाएं बेटा बैक्टीरिया की, तो सेल एनवेलप किन चीज़ों का बना हुआ था? ग्लाइकोकैलिक्स नंबर 1, सेल वॉल नंबर 2 एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नंबर 3। तीन चीज़ों के मिलने से क्या बन रहा था? सेल एनवेलप बन रहा था। तो तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन चेकअप करेंगे। तो सेल एनवेलप क्या है? सेल एनवेलप क्या है? अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये बेटा? एक तो ये 3 लेयर्स का बना हुआ, वो 3 लेयर अपने आप में ही बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और वो 3 लेयर कौन सी हैं? एक लेयर है सबसे बाहर वाली, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। उसके अंदर लेयर प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज दी सेल वॉल। और सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन 3 कॉम्प्लेक्स लेयर्स का मिल के बना होता है सेल एनवेलप, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लाइकोकेलिक्स फर्स्ट। तो किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम? वी विल टॉक अबाउट द ग्लाइकोकेलिक्स। क्या है ग्लाइकोकेलिक्स? कहाँ बनाई थी मैंने ग्लाइकोकेलिक्स? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट। ये मोटी येलो वाली जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द ग्लाइकोकेलिक्स। तो क्या है इसकी लोकेशन? क्या रहेगी? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो जो चीज़ सबसे पहले खड़ी है, सबसे बाहर खड़ी है, ऑब्वियसली वो किसके लिए है? दैट इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन। उसके अलावा कि सबसे बाहर लेयर प्रेजेंट है, अगर इस बैक्टीरिया को, ये सेल को कहीं पे चिपकना है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, तो उसको चिपकाने में, अटैचमेंट में भी हेल्प करेगी। अटैचमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी ये लेयर। अटैचमेंट बोल लीजिए, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? एडीजन।
चिपक जाएगी कहीं पे भी, ठीक है। और भी काफ़ी सारे फंक्शन है, अभी वन बाय वन हम इनको टेकअप करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल नेचर क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ की बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई है? देखो याद रखना, म्यूको पॉलीपेप्टाइड्स। किस चीज़ की बनी हुई है? म्यूकोपोलीपेप्टाइड्स, मतलब इसके अंदर म्यूकस भी है और पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? समझते हो ना? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की लेयर है जिसके साथ में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स के भी कई बार बैक्टीरिया की सेल के अंदर इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं। और वो 2 पार्ट कौन से होते हैं? कई बार ग्लाइकोकैलिक्स होती है एक स्लाइमी लेयर, या स्लाइम लेयर बनी होती है, और कई बार प्रेजेंट होती है ये इन द फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल। तो या तो स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी या कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अगर स्लाइम लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है तो 2 पार्ट किसके हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के 2 पार्ट हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। स्लाइमी लेयर कब है? अगर म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स लूजली अरेंज्ड है, अगर लूजली अरेंज्ड हैं म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स, तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो है लूजली अरेंज्ड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइमी लेयर। कैप्सूल इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये सारे के सारे म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स क्या होंगे? टाइटली अरेंज्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? एक तरह की टफ लेयर बन जाएगी, एक तरह का टफ कैप्सूल बन जाएगा ये। तो फायदा क्या है? ये क्यों ये रूप लेती है ग्लाइकोकैलिक्स? क्यों स्लाइमी लेयर एक कैप्सूल बन जाती है? स्लाइमी लेयर का क्या फायदा है? टू प्रिवेंट डेसिकेशन, वाटर लॉस या न्यूट्रिएंट्स के लॉस को होस्ट की बॉडी से लॉस होने से रोकती है ये लेयर। स्लाइम लेयर चिपचिपी होती है कम, है ना, चिपचिपी सी होगी तो जल्दी से डेसिकेट होने नहीं देगी बैक्टीरिया की सेल को। और इसका फंक्शन क्या है? कैप्सूलर। ये इसका मेन फंक्शन किस चीज़ में होता है? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन पता कहाँ पे? बड़ा हाई लेवल का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्यून सेल्स। अगर बैक्टीरिया किसी बॉडी के अंदर कहीं पे एंटर कर गया, सपोज हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको सेंस कर लेता है, अरे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और एंटीबायोटिक्स, मतलब उसके साथ लड़ने के लिए क्या भेज देता है? वो एंटीबायोटिक्स नहीं, कहाँ आ गई मैं, तो उसके साथ लड़ने के लिए वो क्या भेज देता है बेटा? एंटीबॉडीज़, जिनको हम बोलते हैं सोल्जर्स। तो वो उसको किल कर देते हैं। मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं एंटीबॉडीज़ को भेज दिया, अभी लाइन ऑफ डिफेंसेस होती हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये हम इम्यून सिस्टम के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये जो फॉरेन पार्टिकल, किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अनवांटेड हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको सेंस कर सकता है और उसको किल कर सकता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के बाहर ये कैप्सूलर लेयर प्रेजेंट होगी ना म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की, तो क्या होगा? ये कैप्सूलर लेयर उसको क्या बना देगी? एक टफ लेयर की तरह बना देगी। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस टफ बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक्ट कर ही नहीं सकता, इसको किल कर ही नहीं सकता। तो एक तरह से ये प्रोटेक्टेड रह गई अगेंस्ट द इम्यून सेल्स। हमारी जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं उससे क्या बच? ये बैक्टीरिया बच गया, क्योंकि इसके बाहर क्या थी? एक टफ लेयर प्रेजेंट थी विच इज़ नोन एज द कैप्सूल। समझ में आ गया बेटा? तो ये है हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, बस इतना याद रखना है किस चीज़ की बनी होती है और क्या इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद बेटा सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? विल टॉक अबाउट द सेल वॉल। तो सेकंड थिंग इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है बेटा? सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट नेक्स्ट टू दी ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट लिख लीजिए, बिलो लिख लीजिए, बीनीथ लिख लीजिए, है ना, या आफ्टर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए।
बताइए आपको कि उसके नीचे प्रेजेंट होती है सेल वॉल। क्या करती है सेल वॉल, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मैंने कहा ना, माइकोप्लाज्मा में मैंने एग्जांपल दिया था, माइकोप्लाज्मा के पास कभी भी सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल जो है थोड़ी सी रिजिड होती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर शेप मिलती है सेल को। तो जब वो रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा तो माइकोप्लाज्मा की एक पर्टिकुलर शेप नहीं मेंटेन कर पाएगा, वो बार बार अपनी शेप को चेंज कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर। तो इसको हम प्लियोमॉर्फी बोलते हैं, बार बार अपनी शेप को चेंज कर लेना। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है इसलिए वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं माइकोप्लाज्मास। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल क्या करेंगे, प्रोवाइड्स ओ स्पेसिफिक शेप टू दी सेल। तो एक स्पेसिफिक शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल वॉल। और सेल वॉल बनी किस चीज़ की होती है, पता है ना सबको, हमें किस चीज़ की बनी होती है? सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, इसको तो कोई भी नहीं भूलेगा, बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल का, क्या? पेप्टाइडो ग्लाइकेंस। किस चीज़ की बनी होती हैं बेटा? पेप्टाइडो ग्लाइकेंस। और ये सब्सटेंस आपको पता है क्या होते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। क्या दो चीज़ें हैं यहाँ पे बेटा? एक तो प्रेजेंट है हमारे पास पेप्टाइडो, प्लस दूसरी चीज़ है ग्लाइकेंस। अब पेप्टाइडो का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोटीन्स। प्रोटीन किससे बनते हैं? प्रोटीन आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, वी ऑल नो। तो ये प्रोटीन पार्ट है। और ग्लाइकेंस क्या होती हैं? ग्लाइकेंस वर्ड स्टैंड्स फॉर दी शुगर्स। और शुगर्स की यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लंबी लंबी चेन। और कौन सी शुगर की क्या चेन बनती है? उन चेन का नाम आपको याद है? याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था, नैग एंड नैम। नैग क्या होता है? नैग की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोजा मीन। और नैम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये लंबी लंबी शुगर की चेन्स हैं और वो क्रॉस लिंक्ड हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइडोग्लाइकन। और इस पेप्टाइडोग्लाइकन का एक ऑल्टरनेटिव नेम भी होता है बेटा, इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी म्यूरिन्स। तो पेप्टाइडोग्लाइकन हो या म्यूरिन हो, घबराना नहीं है, म्यूरिन भी क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है बेटा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, नोट डाल के लिख लीजिए। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास। कौन है माइकोप्लाज्मास? द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन। तो एब्सेंट है। अब बेटा इस सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वैसे हमने ये किंगडम मोनेरा में भी पढ़ लिया था, लेकिन आज भी हम इसको पढ़ेंगे एक बार और, तो हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे भी। तो ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंस इन cell wall structures, क्रिश्चियन ग्राम, क्या था साइंटिस्ट का नेम? क्रिश्चियन ग्राम्स कैटेगराइज्ड बैक्टीरिया into two ग्रुप्स। और उन टू ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सम आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये हम लोग तो पहले कर चुके हैं, मैंने आपको मोनेरा के टाइम में भी ये करवा दिया था, सिर्फ एक रिकैपिचुलेशन आपको दे रही हूँ। और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेटा जिनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? विच टेक्स अप दी ग्राम स्टेन। बैक्टीरिया विच टेक्स अप दी ग्राम
स्टेन। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? विच डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन। मतलब जब आप स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेन से जब इन बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाले बैक्टीरिया तो स्टेन हो जाएंगे, इनका तो कलर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर का के हो जाएंगे ये तो बैक्टीरिया। लेकिन जो बैक्टीरिया कलरलेस रहेंगे, जिन पे स्टेन नहीं आएगा, उनको हम बोलते हैं बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और स्टेनिंग का प्रोसीजर आई होप सो आपको याद होगा। क्या होता है स्टेनिंग का प्रोसीजर? यहाँ पे याद है किसी को? चलो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर जान लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर याद है, मैंने किंगडम मोनेरा के अंदर इसको पढ़ाया था। अगर नहीं याद है तो एक बार से पॉइंट्स को आप रिकॉल कर लीजिए। हमें क्या लेना है? बैक्टीरियल कल्चर, उसका बनाना है हमें स्मीयर। तो हमें क्या करना है? तो बैक्टीरियल कल्चर ले लीजिए, या इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल स्मीयर या बैक्टीरिया का कल्चर। स्मीयर क्या होती है? जस्ट एक पतली लेयर हमने स्लाइड के ऊपर बिछा ली। कल्चर तो पूरा का पूरा कल्चर तो एज इट इज उठा के तो रखना बड़ा मुश्किल है, दिखेगा ही नहीं। तो उस कल्चर में से हमने बैक्टीरिया लिया और उनकी पतली सी लेयर हमने स्लाइड के ऊपर बिछा ली। फिर हमने क्या किया? इसके बाद ये तो है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप क्या किया? हमने अब इसकी की स्टेनिंग यूजिंग जेंशियन वॉयलेट स्टेन। स्टेनिंग विद ग्राम स्टेन। इसको हम ग्राम स्टेन भी बोलते हैं। कैसा होता है बेटा ग्राम स्टेन? किस कलर का होता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, पर्पलिश वॉयलेट कलर का होता है। पर्पल कलर का या वॉयलेट कलर का होता है, तो इसको जेंशियन वॉयलेट भी कहते हैं, ग्राम स्टेन भी बोलते हैं, या इसको हम जेंशियन वॉयलेट भी कहते हैं। तो वॉयलेट कलर का ये स्टेन होता है। अब स्टेनिंग कर दी। अब स्टेन जब हम करते हैं तो ये थोड़ी की पूरी स्मीयर या बैक्टीरियल सेल पे ही स्टेन गिरा, इधर उधर भी फालतू का फैल जाएगा। उस फालतू के फैले हुए स्टेन को हमने क्या करना है? रिमूवल ऑफ दी या वॉशिंग ऑफ दी एक्सेस स्टेन। वॉशिंग ऑफ एक्सेस स्टेन। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ट्रीट करेंगे विद अ फिक्सर। और वो फिक्सर क्या होता है? आयोडीन का सॉल्यूशन। तो इसकी हम क्या करेंगे? फिक्सिंग विद मॉर्डेंट। फिक्सिंग विद मॉर्डेंट। और वो मॉर्डेंट यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। पता है ना मॉर्डेंट क्या होता है? केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। सपोज कोई सिंथेटिक क्लॉथ है, उस पर जल्दी से डाई तो चढ़ती नहीं है, हम सबको पता है। जब डाइज पढ़ोगे आप केमिस्ट्री इन एक्शन चैप्टर, अच्छा दैट इज़ इन 12th क्लास, आई डोंट नो इन 11th और 12th, जब भी आप पढ़ेंगे ना डाइज के बारे में, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। कोई कॉटन है या सिंपल फैब्रिक है, उस पर डाई फटाफट चढ़ जाती है। लेकिन अगर सिंथेटिक फैब्रिक है, वो जल्दी से डाई को टेकअप नहीं करता, तो उसके लिए उसके अंदर क्या डालने पड़ते हैं? मॉर्डेंट्स। मॉर्डेंट क्या करते हैं? उस डाई के मॉलिक्यूल को वहाँ पे पकड़ के रखते हैं। तो वो मतलब डाई के मॉलिक्यूल को फिक्स कर लेता है। और जब तक डाई का मॉलिक्यूल कपड़े के रेशे के साथ मॉर्डेंट के साथ चिपका हुआ रहेगा, वो अपना कलर को वहाँ पे जो है छोड़ता रहेगा, पेनिट्रेट करता रहेगा। तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर फैब्रिक क्या हो जाएगा? उस डाई से स्टेन हो जाएगा अच्छी तरह से। तो मॉर्डेंट का काम क्या होता है? जो भी डाई या स्टेन है उसको फिक्स करने का काम होता है मॉर्डेंट का। उसके बाद क्या करेंगे? अब हम दोबारा से क्या देंगे? वॉशिंग देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? वॉशिंग विद दी एब्सोल्यूट एल्कोहल। वॉशिंग विद एब्सोल्यूट एल्कोहल। एल्कोहल होती है 10% एल्कोहल, 20% एल्कोहल, 40%, 50%, 70%, 90%, 95% एब्सोल्यूट। तो ये ग्रेडेशंस का मतलब समझते हैं ना। अब 20% एल्कोहल का मतलब क्या है? आप सबको पता होगा। 20% केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना, 20 ml इन 100 ml। तो ये बाय वॉल्यूम, बाय मास, ये सब कुछ आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, तो आप इस चीज़ का मतलब समझते हो। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल से हम इसकी वॉशिंग करेंगे। तो ये तो हो गया ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर। अब ग्राम स्टेनिंग के बाद क्या होता है? ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये तो स्टेन को टेकअप कर लेगा। तो ये किस कलर के हो जाएंगे? वॉयलेट कलर के या पर्पल कलर के। और ये वाले जो हैं ग्राम नेगेटिव, ये स्टेन को टेकअप नहीं करते हैं। तो इनको क्या रहेगा? ये सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे रहने वाले हैं? कलरलेस।
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? वो हुआ, मैंने पहले ही लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन दी सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंस था इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर में? अब यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस क्या था। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ पे हम सेल बना लेंगे बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, अब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल हम लोग ड्रॉ करें तो क्या आएगा? सबसे बाहर क्या होती है बेटा? अब मैंने क्या कहा, सेल वॉल का फीचर है ये, तो ये आ गई मेरे पास सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन, या जिसको आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिस इज दी सेल वॉल। किस चीज़ की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। उस पेप्टाइडोग्लाइकन को हम और क्या बोलते हैं? म्यूरिन। और उसके अंदर ये वाइट वाली क्या प्रेजेंट है? दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर मैं इधर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है बेटा? सबसे बाहर प्रेजेंट है, अगेन यहाँ पे भी एक सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन ये सेल वॉल देखो उस वाली सेल वॉल के कंपैरिजन में थोड़ी मैंने पतली बनाई है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास म्यूरिन का कंटेंट कम है कंपैरेटिवली यहाँ से, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अगेन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके पास एक और एडवांटेज है, पता है क्या? इसके पास बाहर एक और लेयर प्रेजेंट है, दैट लेयर इज दी लिपोपॉलीसैकेराइडल लेयर। इसके पास एक्सटर्नली एक और लेयर प्रेजेंट है। जो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो सबसे बाहर वाली जो ये लेयर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है सेल वॉल। किस चीज़ की बनी हुई है? वी ऑल नो म्यूरिन की, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये स्ट्रक्चर्स को देख के आप लोग समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? सबसे पहली बात, जो अमाउंट ऑफ म्यूरिन है, अमाउंट ऑफ म्यूरिन इज हाई। कहाँ पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तभी तो मैंने इतनी मोटी बनाई है इनकी सेल वॉल। मोटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकन की। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% म्यूरिन प्रेजेंट है। और यहाँ पे म्यूरिन जो है, म्यूरिन इज ओनली 10 to 20%। सेकेंड, इसके बाहर क्या दिख रही है आपको? एक लिपोपॉलीसैकेराइडल लेयर। और यहाँ पे क्या है? लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर एब्सेंट। और यहाँ पे ये जो लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर है इट इज प्रेजेंट। तो इसके प्रेजेंट होने से क्या हो गया? क्या हो गया? देखो ये वाली लेयर किस चीज़ की बनी हुई है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स की बनी हुई है। तो क्या हुआ? जब स्टार्टिंग में हमने इन दोनों की दोनों सेल की स्टेनिंग की तो सबसे बाहर वाली लेयर यहाँ पे क्या है? लिपोपॉलीसैकेराइड की। यहाँ पे क्या है? म्यूरिन की। स्टेन दोनों ने टेकअप कर लिया। ठीक है, स्टेन ले लिया, आयोडीन से ट्रीट कर दिया, सब वो स्टेन आराम से मज़े से बैठ गया, इन पे अच्छे से स्टेनिंग आ गई, दोनों के दोनों पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉशिंग दी ना, तो लिपिड्स आर सोल्यूबल इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ये पूरी की पूरी जो लिपोपॉलीसैकेराइडल लेयर थी कोलैप्स कर गई और अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो गई। कलर कहाँ चढ़ा था? किस वजह से पर्पल दिख रहे थे?
लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर की वजह से। वो पॉलीसैकेराइडल लेयर जैसे ही एब्सोल्यूट अल्कोहल से वॉशिंग थी, वो अल्कोहल में ही घुल गई, वो लेयर ही उतर गई। जब वो लेयर ही उतर गई तो वो पर्पल कलर भी गया, पर्पल कलर गया जिस वजह से ये क्या हो गई, कलरलेस हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई भी लिपोपॉलीसैकेराइडल लेयर प्रेजेंट थी ही नहीं, तो अल्कोहल में कुछ घुला ही नहीं। तो अल्कोहल के ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अल्कोहल की वॉशिंग से। तो वो स्टेन जो सेल वॉल के पास था वो एज इट इज़ रहा। तो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया क्या हो गए, इनको हम पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज टेक अप दी स्टेन, और ये क्या रह जाते हैं, कलरलेस, क्योंकि इनका जो सबसे बाहर वाला कैप्सूलर लेयर होता है लिपोपॉलीसैकेराइडल, वो डिजोल्व हो जाता है इन दी एल्कोहल। तो इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पे लाइन लिखी थी, ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर क्रिश्चियन ग्राम कैटेगराइज्ड बैक्टीरिया इनटू 2 ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो बेटा आज अभी के लिए तो हमने क्या पढ़ लिया, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने न्यूक्लियोइड ऑलरेडी पढ़ लिया और सेल एनवेलप की हम लोग बात कर रहे थे, और अभी सेल एनवेलप हमने ख़त्म ही नहीं किया है, अभी तो इसकी मॉडिफिकेशंस भी पढ़नी है, जिसमें हमने सिर्फ आज ग्लाइकोकैलिक्स की बात की है और हमने सेल वॉल की बात की है। तो इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप दी सेल वॉल, और उसके बाद जो भी हमारे पास और प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स में बचा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।